पिछले वीडियो में हम लोग कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम बात कर रहे थे। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में हम बात कर रहे थे। कंपनी की वर्टिकल बैलेंस शीट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे पहले आइटम की तरफ, जो है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट का मेन हेड है। मेन हेड के बाद हमारी मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आती हैं, जिसमें हम पहली मेजर हेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वो पहली मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड। बैलेंस शीट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक बेसिक चीज जो हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, वो ये कि हमारी बैलेंस शीट हमेशा से दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला पोर्शन होता है लायबिलिटीज और दूसरा पोर्शन होता है असेट्स। हमने क्लास 11th में भी बैलेंस शीट को लायबिलिटीज एंड असेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके करना सीखा है। यहां भी हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड असेट्स दोनों चीजें हैं, लेकिन हमको हमेशा एक बात का याद रखना है। हमको हमेशा एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि हमारी बैलेंस शीट में दरअसल 3 हिस्से होते हैं, जिसमें से 2 हिस्से होते हैं हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 2 पोर्शंस होते हैं, जिसमें एक होती है एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, the business and businessmen are different person. Because the business and businessmen are different person, we distribute the liabilities into 2 parts. One is internal liability and another is external liability. Today we are talking about the internal liabilities of company. कंपनी की इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती हैं, हम सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड की। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उन ओनर को ही हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, बिकॉज कंपनी is a separate legal person in the eyes of law. As per accounting concept also, the owner's capital, the owner's equity is different and the outsider's equity is different. तो हम इन्हीं चीजों के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। फोकस रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इस पोर्शन से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इस साल के पेपर को भी यदि आप स्कैन करेंगे, उसमें भी आपको एक बैलेंस शीट का, जिसमें आपको शेयर होल्डर्स की वर्किंग करने के लिए क्वेश्चन था, वो आपको दिख जाएगा। तो चलिए वन बाय वन इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर्स को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 2 तरह के हमारे शेयर्स होते हैं। पहले हमारे शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड दूसरे हमारे शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नाउ हु आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड हु आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सबसे पहले इन चीजों को समझ लीजिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास कंपनी लॉ के द्वारा 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। दे हैव 2 प्रेफरेंशियल राइट्स। कौन कौन से 2 प्रेफरेंशियल राइट? पहला प्रेफरेंशियल राइट इन्हें मिलता है, वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड रिसीव करने का। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट इन्हें मिलता है at the time of liquidation, winding up of the company। जब कंपनी बंद होगी, सारे लोगों के पैसे मिलेंगे। जब कंपनी बंद होगी, क्योंकि ये मालिक हैं, इसीलिए इनको पैसा सबसे लास्ट में मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा सबसे आखिरी में मिलेगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आउटसाइडर्स लायबिलिटी पे होने के बाद
पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पे होगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा पे किया जाएगा। दो प्रेफरेंशियल राइट्स हैं। पहली प्रेफरेंशियल राइट है कि इन्हें पहले डिविडेंड मिलेगा, इनका डिविडेंड फिक्स परसेंटेज पर होता है, इनको पहले डिविडेंड मिलता है। ये क्यूमुलेटिव नेचर के भी होते हैं, इन्हें क्यूमुलेटिव डिविडेंड भी मिल सकता है अगर कंपनी ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए होंगे तो। देन दूसरा राइट होता है लिक्विडेशन के समय, कंपनी के बंद होने के समय इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पैसा इन्हें मिलेगा। इनके पास एक नुकसान भी होता है, जो फायदा बनता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इनका नुकसान और इक्विटी शेयर होल्डर्स का फायदा यह है कि इनको जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड मिलता है फिक्स परसेंटेज पर, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स परसेंटेज पर नहीं होता है, वो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। कंपनी को जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितना ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, उतना ज्यादा वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन जो दूसरा जो राइट है वो ये कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं जो कंपनी को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। कंपनी के पास शेयर्स किस तरह से आते हैं उसकी अकाउंटिंग हमको अलग से चैप्टर हैं उनमें करनी है। अभी हम बेसिक सी चीज की बात करते हैं कि शेयर कैपिटल होता क्या है। यूं समझ लीजिए कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बहुत सारे लोगों ने कुछ पैसों को मिलाया है और कुछ पैसों को मिलाकर के कंपनी ने अपने शेयर्स को इकट्ठा किया है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही आदमी हुआ करता था, एक ही आदमी का ये पोर्शन ऑफ कैपिटल हुआ करता था, हम कहते थे इसे ओनली कैपिटल। जब इसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टनर्स जुड़े, उन पार्टनर्स को हमने कैपिटल के पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किसी पार्टनर ने टोटल कैपिटल में से इतना पोर्शन लाया, किसी पार्टनर ने टोटल कैपिटल में से इतना पोर्शन लाया, किसी पार्टनर ने केवल इतना ही पोर्शन लाया। तो ये जो हमारे अलग अलग कैपिटल्स हो रहे थे, जिसमें पार्टनरशिप में कभी भी जरूरी नहीं है कि सारे लोग इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट करें, इसीलिए हमने इसका नाम दिया था पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा, कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कंपनी का जो कैपिटल है, कैपिटल तो वही है, कैपिटल में कंपनी ने क्या किया, अपने हर एक पोर्शन को, अपने कैपिटल्स को अलग अलग पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अलग अलग पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कंपनी ने अपने हर एक पोर्शन की एक फिक्स वैल्यू रख दी और ये जो फिक्स वैल्यू है हर एक पोर्शन की, इसे कहा जाने लगा फेस वैल्यू। हर एक पोर्शन की एक फिक्स वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। इस फेस वैल्यू से यदि आपको किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदने हैं, एक शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो आप 100 रुपीज इंटू 100 नंबर ऑफ शेयर्स का पेमेंट करके उस कंपनी के 100 शेयर परचेज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं 10,000 शेयर परचेज करना, यदि आप चाहते हैं 1 लाख शेयर परचेज करना, तो आप उतने नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स फेस वैल्यू कंपनी को पे करके आप कंपनी से वो शेयर्स परचेज कर सकते हैं। डिटेल अकाउंटिंग शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आप लोग इसकी समझेंगे। दूसरी चीज इसी से रिलेटेड जो एक और अभी आपके काम की है, वो ये कि जो आपके शेयर कैपिटल होते हैं, नाउ दिस इज नोन एज योर शेयर कैपिटल विच इज शेयर्ड बाय सो मेनी पीपल। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जा सकते हैं।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 लोगों को शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, इसीलिए आपके पास में शेयर्स कितने लोगों के पास से आएंगे वो नहीं पता। दैट इज व्हाई द नेम हैज बीन गिवन शेयर कैपिटल, द कैपिटल व्हिच हैज बीन शेयर्ड बाय सो मेनी पीपल। देन इस शेयर कैपिटल को कंपनी कॉल करती है, कंपनी इशू करती है, कंपनी जब चाहती है तब आपको एक ऑफर देती है कि आप हमारे शेयर्स को खरीदें। ये काम आपकी मर्जी से नहीं होता है, ये काम कंपनी की मर्जी से होता है, इसीलिए इसमें कंपनी आपको ऑफर देती है कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं। शेयर्स इशू करने के बाद का प्रोसेस बाद में होता है। सबसे पहला काम होता है कंपनी को शेयर इशू करना। जो लीगल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब है कंपनी आपको सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर दे रही है, आप कंपनी के पास जाते हैं और कंपनी को पूछते हैं कि हमको ये शेयर खरीदना है। कंपनी आपको कहती है एप्लीकेशन फिल करके दे दीजिए, अगर हमको देने का मन करेगा तो हम आपको देंगे, अगर हमको देने का मन नहीं करेगा तो हम आपको शेयर नहीं देंगे, आपके पैसे वापस कर देंगे। सेम वैसे ही जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, दुकान में हमको सेल का एक बोर्ड दिखता है, उस सेल के बोर्ड के साथ में हम अंदर घुसते हैं, अंदर घुसने के बाद हम दुकानदार से पूछते हैं हमें ये सामान चाहिए। अगर दुकानदार को हमारी शक्ल पसंद नहीं आई, दुकानदार हमको भगा सकता है, बोल सकता है कि उसके पास वो सामान नहीं है या वो सामान किसी और ने खरीद लिया है, इसलिए उस सामान को हम आपको नहीं बेच सकते हैं। दूसरी चीज हमको ध्यान ये रखनी है कि ये जो शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल कंपनी दो तरह से इशू कर सकती है। एक कर सकती है कंपनी लंप सम में, यानी वन टाइम पेमेंट। आपने एक बार कंपनी को पैसे दिए और एक बार पैसे देने के बाद में आपके शेयर हो गए, आप लेकर के जाइए। दूसरा हो सकता है इंस्टॉलमेंट्स। इस इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जैसा हम लोग ईएमआई लेते हैं उसी तरीके से यहां भी कुछ इंस्टॉलमेंट सिस्टम्स बने हुए हैं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है वो होता है एप्लीकेशन का। दूसरा इंस्टॉलमेंट में कंपनी हमें इन्फॉर्म करती है, हमें मतलब जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें इन्फॉर्म करती है कि कंपनी ने उन लोगों को शेयर अलॉट किया या नहीं किया। तो सेकंड स्टेज का नाम है अलॉटमेंट। तीसरा स्टेज होता है कॉल का। इसमें नॉर्मली कंपनी दो कॉल्स करती है, पहला कॉल कहलाता है फर्स्ट कॉल, दूसरा कॉल कहलाता है सेकंड कॉल। ये तो हुए कंपनी के कॉल करने के सिस्टम। अब इनके साथ साथ में हमको कंपनी के शेयर कैपिटल को समझने के लिए कुछ दूसरी चीजों को भी समझना है। बैलेंस शीट में आप लोग तीन कॉलम्स देख रहे हैं यहां पर, एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, दूसरा यहां लिखा हुआ है नोट नंबर, यहां लिखा हुआ है करंट ईयर का अमाउंट, यहां लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर का अमाउंट। हम इस शेयर कैपिटल को समझ रहे हैं अब उस नोट नंबर की हेल्प से। देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है नोट नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, सॉरी यहां पर आएगा शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल के पास हम लिखेंगे, इसके सामने हम लिखेंगे 1 नंबर, यानी यहां ये जो शेयर कैपिटल है इसके लिए हमने नोट नंबर 1 प्रिपेयर करके रखा है। बाजू में आप देखेंगे तो बाजू में आपको दिखेगा नोट्स टू अकाउंट्स, ये हेडिंग रहेगी। एनुअल रिपोर्ट डिस्कस करते समय भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। हमको नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नंबर देना है शेयर कैपिटल का, क्योंकि हम इसका नोट सबसे पहले बना रहे हैं। अब इनके बारे में हमको 1 बाय 1 चीजों को समझना है कि ये क्या चीजें हैं। शेयर कैपिटल में हमको सबसे पहले समझना है ऑथोराइज शेयर कैपिटल को। व्हाट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल? Authorized share capital is the maximum amount of share capital which a company can raise.
ऑथोराइज शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है जो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी रेस कर सकती है, यानी कंपनी जितना मैक्सिमम कैपिटल रख सकती है उसे ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहा जाता है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। कंपनी के दो सुप्रीम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के आउटसाइडर्स के लिए जानकारियां लिखी हुई होती है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की वर्किंग लिखी होती है। तो ये जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, मतलब मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना होगा, ये लिखा हुआ होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसके बाद में इनको लिखने का तरीका क्या होता है बैलेंस शीट में, हमको उसे समझना है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल में आपके कितने नंबर ऑफ शेयर कैपिटल्स हैं, आपके हर ऑथोराइज शेयर कैपिटल में हर शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू क्या है, ईच का फेस वैल्यू कितना रुपए है, आपको वो फेस वैल्यू यहां लिखना होता है। नंबर ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू करके आप इसे लिखते हैं आउटर कॉलम में। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इमीडिएटली टोटल कर दिया जाता है, इस शेयर कैपिटल को फर्दर नीचे टोटल में यूज नहीं किया जाता है। अकाउंट्स में टोटल करने का मतलब होता है डबल लाइन से क्लोज करना। देन ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कंपनी हमको इनवाइट करती है, इनवाइट करने का मतलब है कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को। जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसे कहा जाता है इशूड शेयर कैपिटल। द शेयर विच कंपनी हैज इशूड टू द पब्लिक विच इज नोन एज इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का लिखने का तरीका भी ऐसा ही होता है। आप सबसे पहले कितने नंबर हैं आपके इशूड शेयर कैपिटल के, उनको लिखते हैं। टोटल जितने भी शेयर्स कंपनी ने इशू की है, अब तक कर चुकी है, उसे लिखते हैं। और इस इशूड शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू क्या है, कंपनी उसे लिखती है। इसे भी कंपनी आउटर कॉलम में लिखती है और इमीडिएटली इसका भी टोटल कर दिया जाता है। इशूड शेयर कैपिटल हो सकता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बराबर हो, या हो सकता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल से कम हो, लेकिन ऑथोराइज शेयर कैपिटल से किसी भी कंडीशन में इशूड शेयर कैपिटल ज्यादा नहीं हो सकते हैं। देन तीसरा, अब हमारी बारी आई। हमने यानी पब्लिक ने उस कंपनी के जितने नंबर ऑफ शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, यानी हम लोग उस कंपनी के जितने शेयर्स को खरीदने के लिए राजी हुए हैं अब तक के इन टोटल शेयर्स में, वो लिखा हुआ होता है यहां सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, यानी कंपनी ने, पब्लिक ने जितना सब्सक्रिप्शन किया उतना पूरा का पूरा फेस वैल्यू का पैसा भी पे कर दिया। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हुई थी, पब्लिक 1 लाख शेयर्स को खरीदने के लिए रेडी हुई थी, और पब्लिक ने 1 लाख शेयर का, हर शेयर का 10 रुपए पे भी कर दिया है। दैट इज 1 लाख रुपीज शेयर्स इंटू 10 रुपीज ईच, यानी टोटल 10 लाख रुपीज यहां हमको आता हुआ दिखेगा सब्सक्राइब का। इसी अमाउंट को हम लिख देंगे अपने आउटर कॉलम में। देन दूसरा जो पोर्शन हमारा होता है वो होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड का मतलब होता है कि हमने शेयर्स को सब्सक्राइब तो किया, लेकिन अब तक के उसका पूरा पैसा पे नहीं हुआ है। पैसे पूरे पे नहीं होने के दो कारण हो सकते हैं।
पहला कारण, या तो कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रही है और उसने अभी सारे इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट नहीं मंगवाए हैं, या फिर दूसरा पोर्शन हो सकता है कि कुछ एप्लीकेंट्स ने कंपनी को अपना कुछ इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे नहीं किया होगा। उनको लिखने का तरीका है, सबसे पहला वापस कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने कॉल किए हैं वो, देन कितने रुपए का वो शेयर है, यहां पर आएगा नंबर, यहां पर आएगा फेस वैल्यू और यहां आएगा कॉल्ड अप वैल्यू। हमने अब तक के 10 रुपए का अगर एक शेयर है तो कंपनी ने अब तक के उस 10 रुपए के एक शेयर में से कितने रुपए के शेयर को कॉल किया है। हो सकता है कंपनी ने 10 रुपए में से केवल 8 रुपए कॉल किया हो और 2 रुपए कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया हो, तो वो जो 8 रुपए है वो आ जाएगा यहां। क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज दी हुई होती है। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर की प्रैक्टिस करते करते आपको इसकी बहुत अच्छे से हैबिट भी हो जाती है। ये जो हम पूरा पोर्शन कर रहे हैं ये शेयर कैपिटल के क्वेश्चन के साथ भी बैलेंस शीट बनाने के लिए आती है, या फिर इसी तरीके से आपको एक बैलेंस शीट सेपरेट बनाने के लिए भी आ सकती है। देन जो हम बात कर रहे थे कि हम में से कुछ लोगों ने अगर कुछ पैसा पे नहीं किया होगा तो उसे कहा जाता है कॉल्स इन अर्रियर। व्हाट इज कॉल्स इन अर्रियर? कॉल्स इन अर्रियर इज द अमाउंट which the applicant has not yet paid, that is known as calls in arrear। अगर कुछ calls in arrear है तो हम उसे यहां से माइनस कर देंगे। तीसरी चीज, shares forfeited। कुछ एप्लीकेंट्स यदि टाइम पर शेयर का पैसा अपने एप्लीकेशंस के बाद जो इंस्टॉलमेंट्स उन्हें बोली गई है उन इंस्टॉलमेंट्स का पैसा यदि वो टाइमली पे नहीं करते हैं तो ड्यू नोटिस के बाद कंपनी के पास पावर होता है कि कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफीट यानी जब्त भी कर सकती है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कंपनी ने अपने पास फॉरफीट करके रखे हैं, उसका फॉरफीचर का अकाउंट का कितना बैलेंस है वो भी हमको यहां पर ऐड करके बताना होता है। इन दोनों का टोटल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप का टोटल, हम इन दोनों चीजों का जो हमारा टोटल आता है इन दोनों के टोटल को हम करते हैं बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में टोटल, और इस टोटल को हम लेकर के जाते हैं हमारे शेयर कैपिटल के सामने कितना टोटल आ रहा है उस टोटल के रूप में। यहां का टोटल जाता है यहां, ध्यान रखना है पहले टोटल यहां नहीं आता है, पहले टोटल कैलकुलेट होता है यहां, फिर यहां से पोस्ट होता है यहां, ताकि हमें बाइफरकेशंस देखने को मिले। यदि आपके पास क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर भी दिया हुआ है तो अमाउंट वाले कॉलम में करंट ईयर और इसके बाजू में प्रीवियस ईयर का कॉलम भी बन जाएगा। यदि प्रीवियस ईयर का कॉलम आपको नहीं दिया है, प्रीवियस ईयर की कोई वैल्यू आपको अगर नहीं दी हुई है तो आप एक से भी काम चला सकते हैं, काम चल सकता है। अब इसके बाद में हमको दो दूसरी चीजों की चर्चा इन्हीं के साथ करनी है, जिसमें हमारा अगला पॉइंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम यूं समझते हैं कि कंपनी के पास में बहुत सारी अलग अलग तरह की रिटेन्ड अर्निंग्स होती है। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 1 करोड़ रुपए का, लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया कि आउट ऑफ दिस 1 करोड़ रुपीज 50 lakh rupees should be kept as reserve of the company for future development of the company। तो उस 50 लाख रुपए को कंपनी ने अलग अलग कुछ रिजर्व्स में बना करके रख दिया। रिजर्व्स का मतलब होता है अपार्ट प्रॉफिट, जो हम लोगों ने प्रॉफिट को अलग पार्ट बना करके रखा है
उस प्रॉफिट को। सेम चीज रिजर्व एंड सरप्लस में अगर किसी भी तरीके के लॉसेस आते हैं, जी हां, रिजर्व एंड सरप्लस में किसी तरह के अगर हमारे पास हमारी कंपनी में किसी तरह के लॉसेस, किसी तरह के फिक्टिशियस असेट्स, किसी तरह के कुछ और ऑब्लिगेशन जिनका डेबिट बैलेंस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन उनकी रियल वैल्यू जीरो है, निल है, उन सभी चीजों को आपके जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनमें से माइनस करके आपको शो करना है। तो यहां पर आप बना देंगे अपना नोट नंबर 2 और इस नोट नंबर 2 में आप अमाउंट लिखेंगे जो यहां आपको नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस को बनाने से आएगी। देन रिजर्व एंड सरप्लस के बाद जो तीसरी चीज आती है वो है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा हेवी डिस्कशन उस पर नहीं करना है। सिंपल सी यू बात समझ लीजिए, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स का मतलब है कि कंपनी ने शेयर इशू नहीं किए हैं, कंपनी ने कुछ बंडल ऑफ शेयर जिनमें न तो वोटिंग राइट्स है, जिनमें न तो डिविडेंड इशू करने का, डिविडेंड डिक्लेयर करने का ऑब्लिगेशन है, ऐसे कुछ बंडल ऑफ शेयर किसी इन्वेस्टर को दिए हैं इस प्रॉमिस के साथ कि हम फ्यूचर में जब कभी भी शेयर्स इशू करेंगे विद अ स्पेसिफाइड डेट, हम फ्यूचर में जब कभी भी शेयर्स इशू करेंगे उन शेयर्स को हम आपको ही सबसे पहले इस शेयर वारंट को कन्वर्ट करके देंगे, इसीलिए हम उसे कह रहे हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। कंपनी को पैसे रिसीव हुए हैं, इसीलिए हम इसे लिख रहे हैं मनी रिसीव्ड। देन तीसरी चीज होती है जो अगला पोर्शन है, अगला पार्ट है हमारी बैलेंस शीट का। पहला पार्ट हम पढ़ रहे थे शेयर होल्डर्स फंड, अब दूसरा पार्ट जो हमारी बैलेंस शीट का है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नाम में ही सारी कथा दी है। शेयर एप्लीकेशन मनी यानी कंपनी ने जो इनविटेशन दिया था, कंपनी ने जो शेयर्स को इशू किया था, उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी दे चुकी है। तो पहला इंस्टॉलमेंट हमने तो दे दिया, लेकिन अब बीच में आ गया 31 मार्च बैलेंस शीट बनाने का डेट। जैसे अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें, करंट सिचुएशन में कुछ कंपनीज ने अनाउंस किया होगा कि वो एप्लीकेशन मनी फरवरी मंथ में ले रही हैं एंड जो अलॉटमेंट का पैसा है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, वो करेंगे 25 मार्च को। लेकिन 24 मार्च से 25 मार्च से वो इशू करने वाले थे, लेकिन 24 मार्च से पूरी कंट्री में लॉकडाउन की स्थिति आ गई। लॉकडाउन आने की वजह से कंपनी को अपने अलॉटमेंट का प्रोसेस हो सकता है रोकना पड़ गया हो, तो एप्लीकेशन से उनको जितना पैसा रिसीव हुआ था और उनका अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, ऐसे सभी पैसों को, ऐसे पूरे पैसों की अमाउंट को कंपनी को यहां बताना होगा कि कंपनी के पास ऐसे कितने पैसे हैं जो 31 मार्च को, जिनका एप्लीकेशन तो रिसीव हो चुका है लेकिन अलॉटमेंट अभी भी पेंडिंग है। क्योंकि अगर ऑब्लिगेशंस प्रॉपरली फुलफिल नहीं हुए तो उनको उस पैसे को लौटाना भी पड़ सकता है। इसीलिए स्पेसिफिकली कंपनी लॉ में, कंपनी की बैलेंस शीट में इस एक हेड को स्पेसिफिकली बनाया है। ये पॉइंट हमारे सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। बने रहिए, हम इसी तरीके से एक एक पार्ट को और आगे बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके हम समझते चले जाएंगे। अगली वीडियो में हम बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के थर्ड एंड फोर्थ पोर्शन को समझने वाले हैं, दैट इज करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। इनमें डिटेल में हम डिस्कशन जिस तरीके से यहां कर रहे थे उसी तरीके से हम वहां भी डिस्कशन करेंगे। मेरी हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है,
सबसे पहला काम करिएगा, इस पूरे डिस्कशन को देखने के बाद में नोट्स उठाइए और नोट्स उठा करके चीजों को रीड करिए। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि डिस्कशंस को सुनने के बाद आप अपने नोट्स लीजिए, नोट्स को रीड करिए। नोट्स को रीड करने से वोकैबुलरी आपके दिमाग में बैठेगी, उस वोकैबुलरी को आपको एग्जामिनेशन हॉल तक लेकर के जाना है। एग्जामिनेशन में यदि सही वोकैबुलरी नहीं लिखी हुई होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों की हैबिट होती है, वो अलग अलग तरह से अपनी चीजों को याद करते हैं, लेकिन परेशानी ये होती है कि एक्चुअल टर्म एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचता है। आपका कंसेप्ट जा रहा है लेकिन टर्मिनोलॉजी नहीं जा रहा, नुकसान आपका हो रहा है। क्योंकि सीबीएसई स्ट्रिक्ट होता है, आईसीएसई स्ट्रिक्ट होता है, आईएससी स्ट्रिक्ट होता है, स्टेट बोर्ड स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी आंसर कीज को लेकर। जो आंसर में टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं होते हैं क्लास 12th में, उन्हें मार्क्स नहीं अवॉर्ड किया जाता है। इसलिए अपनी सारी चीजों को बहुत अच्छे से करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।